हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको 4.1 डिटरमिनेंट के बताए थे क्वेश्चंस कल के वीडियो में। आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहले अच्छे से प्रॉपर्टी को मैं समझा रही हूँ, बाद में आप इसको नोट डाउन अच्छे से करेंगे, क्योंकि बिन प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी को अच्छे से सुनना है, बाद में उसको नोट डाउन करना है। जब क्वेश्चन आए तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करना है आपको इजीली पता चल जाएगा जब आप प्रॉपर्टी को ढंग से समझोगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए इसके अंदर, इफ ऑल एंट्रीज इन एनी रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी रो या कॉलम पूरी तरीके से जीरो होता है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, जीरो होता है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे 0 0 0 पूरी रो दे रखी है। यदि पूरी रो या फिर हम सिंपल फॉर्म में देखा जाए कि पूरा कॉलम, ये कॉलम लिख दिया है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो आपका डिटरमिनेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। आपको अच्छे से याद रखना है, इफ ऑल एंट्रीज इन एनी रोज और कॉलम, या तो रो में हो या कॉलम में हो, तो डिटरमिनेंट आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं हम, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो जब बाहर की एंट्रीज आती है जीरो, जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म जीरो आएगी, फिर इससे भी जीरो, इससे भी जीरो, मतलब पूरा डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, अच्छे से ध्यान रखिए। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी रो या कॉलम, जैसे मैंने इसमें देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कर रखा है। यदि मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, मैंने करा है R1 इंटरचेंज R2 कर दिया है, मतलब चेंज ही करा है ना, इसमें वैल्यू इंटरचेंज कर रखी है, तो वैल्यू में बाहर साइन लग जाएगा नेगेटिव, पूरा ये B1 B2 B3 ऊपर आ जाएगा, A1 A2 A3 नीचे आ जाएगा, C1 C2 C3 आ गया। ये होता है कि जब कोई भी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम इंटरचेंज होती है तो उसका साइन भी क्या होता है, चेंज होता है। यदि ये माइनस में आ रहा है, फिर यदि हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है कि इंटरचेंज करना है, वापस हम कर रहे हैं कि R2 इंटरचेंज R3 करा, इंटरचेंज करा, फिर माइनस लगेगा, तो ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरचेंज की कैटेगरी कितनी है, B1 B2 B3 रख दिया, फिर यहाँ पर C1 C2 C3 हो गया, A1 A2 A3 हो गया। ये ध्यान रखना, ये इंटरचेंज है। जब इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई भी रो या कॉलम पूरा जीरो होता है तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। दूसरे में यदि कोई रो या कॉलम इंटरचेंज होती है तो उसमें साइन क्या होता है, डिटरमिनेंट का चेंज होता है। जैसे प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। थर्ड वाला प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। इसका आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, सेम वैल्यू होना। जैसे हमने बता रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, ये पूरे कॉलम और ये पूरा कॉलम क्या है, इक्वल दे रखा है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, जीरो होगा। ये तीन प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखो, एक साथ फटाफट बोल देती हूँ। इफ ऑल द एंट्रीज इन एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट टू इक्वल जीरो हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा कि रो या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी क्या होती है, उसकी चेंज होती है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है कि एनी टू रोज और कॉलम आर डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। यदि दो वैल्यू या दो रो या दो कॉलम इक्वल आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, आइडेंटिकल, मतलब जीरो की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर के, मतलब किसी भी कांस्टेंट से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हम मल्टीप्लाई करके इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने C1 में करा है, C2 में करा है, या R1 में किया है, या R2 में किया, जिसमें मल्टीप्लाई करें तो इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा A1 K A2 A3, B1 K B2 B3, C1 K C2 C3। इसका मतलब मैंने किसमें मल्टीप्लाई करा है, यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, C2 में मैं चेंज कर रही हूँ तो K C2 कर दिया। मतलब किसी भी कांस्टेंट का मैं कोई भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अच्छे से ध्यान रखना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स K, then the value of determinant gets the multiply by। जिससे मल्टीप्लाई करना है, K हो, K की वैल्यू 2 हो, 3 हो, -1 हो, 1/25 हो, -1/2 हो, किसी से भी हो, मल्टीप्लाई करके इस टाइप से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ एनी रो और कॉलम इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ अदर्स रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका क्या मतलब है कि जैसे यही फॉर्म है, ये K देखा है, इस टाइप से हमने मल्टीप्लाई खुद ने करा है। अब इधर देखो, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। फिर अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1 है। यदि इसमें से मैं अल्फा को कॉमन निकाल देती हूँ तो क्या बचता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि आपके पास R1 और R3, ठीक है, ये दो, ये क्या है, R आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या बताया था मैंने, आइडेंटिकल का मतलब 0 बताया था। तो अल्फा इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना। प्रॉपर्टी में क्या क्या है, यहाँ पे K का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं। यदि कोई भी दो या रो या कॉलम इक्वल है तो उसका क्या हो सकता है, वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको देख लीजिए। अब अगला देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम कंसिस्ट ऑफ अ m टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of the m determinants। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। डिटर्मिनेंट क्या है, A1 X1 Y1 B1 C1 A2 प्लस X2 प्लस Y2 B2 C2 A3 प्लस X3 Y3 B3 और C3। अब इसी टाइम में इसमें हम क्या प्रॉपर्टी लगाए, तो इसको हम अलग अलग टाइप से भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट हम एक से ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पहला डिटर्मिनेंट आपका बन गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ पर साइन किसके दे रखे हैं, प्लस के, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया प्लस। दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा X1 X2 X3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस का साइन लग गया, फिर वैल्यू बच गई है Y1 Y2 Y3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। कितने डिटर्मिनेंट बन गए, 3 डिटर्मिनेंट बन गए। आपके इसमें चाहे 2 डिटर्मिनेंट बनने का हो तो 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हो, पर जिसमें आपके जो भी रो में चेंज हो रहा है उसी रो के एलिमेंट को लिखना है। बाकी जो कॉलम हो कॉलम के एलिमेंट को लिखना है। जैसे ये कॉलम है, इस कॉलम में देखो तो A1 A2 A3 तो हमने लिख दिया, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये B1 और C1 का फॉर्म देखो दोनों में आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको फिर X1 X2 X3 के साथ लिख दिया, Y1 Y2 Y3 के साथ लिख दिया। मतलब कितने डिटर्मिनेंट हो गए, जिसे हमने लिखा है m टाइम्स, तो इसमें तो 3 दे रखा है इसलिए 3 टाइम्स हो गया। 2 दे रखा रहता तो 2 टाइम्स होता है। तो ये वाला फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखो 6th वाला दे रखा है, इफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ one rows or columns is added to corresponding elements of other row or column, then the value of determinant is unchanged। इसका क्या मतलब होता है कि यदि हम किसी भी कॉलम या रो के साथ कोई ऐड करते हैं, या हम सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, करते हैं, और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारी कुछ वैल्यू में चेंज आ जाएगा, मतलब अनचेंज हो जाएगी। जैसे ये वाला फॉर्म दे रखा है, इसमें मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मैं C1 में चेंज करना चाहती हूँ, या मैं C1 नहीं लूँ तो मैं C2 में चेंज करूंगी, C2 नहीं लूँ तो C3 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपना रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं C2 में ले रही हूँ तो C2 प्लस K C1 लिखा, मतलब मैंने
C2 में ऐड कर रही हूँ, पर किसका मल्टीप्लाई कर रही हूँ? C1 के जितने एलिमेंट है उसमें K का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मेरा जो फॉर्म बन रहा है वो A1 A2 A3 तो एज इट इज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? B1 प्लस K A1, B2 प्लस K A2, B3 प्लस K A3, फिर ये C1 C2 C3, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है। अब देखिए अभी तक मैंने 6 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से बता दी है, आपने भी आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस की आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, इसको रूल्स बोला था। तो वो 3 रूल कौन कौन से बताए थे? कि मैं किसी भी वैल्यू को इंटरचेंज कर सकती हूँ, पर इसमें और उसमें इतना डिफरेंस है कि उसमें इंटरचेंज करने पर साइन चेंज नहीं होती है, यहाँ पर इंटरचेंज करने पर क्या होती है? साइन चेंज हो जाती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। आपको दूसरी प्रॉपर्टी उसमें बताई थी कि किसी भी रो या कॉलम में मैं प्लस या माइनस कर सकती हूँ और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये वही चीज है, बस प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें इतना पूरा लिखना पड़ रहा है। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि प्रॉपर्टी की कंडीशन भी हो, चाहे C2 में चेंज कर रहे हो, R1 में चेंज कर रहे हो, R3 में चेंज कर रहे हो, किसी में भी चेंज कर रहे हो, इसमें प्लस और माइनस दोनों का आप यूज कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या हो सकता है कि एक बार आप रो लगा सकते हो और एक बार आप कॉलम लगा सकते हो। ये कोई रूल नहीं है कि पूरा रो से सॉल्व करो, या ये कोई रूल नहीं है कि पूरा कॉलम से सॉल्व करो। बस ये चीज याद रखना है कि एलिमेंट्री में ओनली रो या कॉलम यूज होता है, जबकि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में एक पार्ट हमने रो का लगा दिया तो सेकेंड वाली स्टेप में हम कॉलम लगा सकते हैं, फिर थर्ड वाली स्टेप में वापस रो लगा सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है। बाकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी चेंज हुई है इसमें? एक तो आइडेंटिकल वाली चेंज हुई है, तो आइडेंटिकल वाली को आपको याद रखना है क्योंकि ये विदाउट एक्सपेंडिंग फॉर्म में आती है। जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती है विदाउट एक्सपेंडिंग में, तब आप ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखनी है। मैं आपको प्रॉपर्टी के 4.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, सुने भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के रूल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं जितना हो सके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी के सॉल्व करवाऊंगी। अब देखिए ये है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन, सुन लीजिए। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग देन प्रूव। आपको क्या है? इसको एक्सपेंडिंग नहीं करना है, जो एक्सपेंड वाली प्रोसेस है वैसे सॉल्व नहीं करना है। इसको किसका यूज करना है? प्रॉपर्टी का यूज करना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें मैंने एक साथ 4 क्वेश्चन ले रखे हैं, सब में 0 प्रूव करना है, इसलिए अब सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेट ए इक्वल टू, हमने इसको एज्यूम कर लिया, ये हो गया x y z, a b c, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c ले लिया, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि ये 0 होना चाहिए। क्या आपको प्रूव करना है? कि 0 होना चाहिए। अब 0 होना चाहिए और इसको आपको एक्सपेंड भी नहीं करना है, तो ऐसी चीजें करना है कि आपकी प्रॉपर्टी यूज आए। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी रो या कॉलम सेम होना चाहिए। अब इसमें रो की कैटेगरी तो सेम होने से फायदा नहीं है, अब इसमें कॉलम ही हो सकता है। ये देखिए मैंने C1 में चेंज किया C1 प्लस C2, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ध्यान रखना है। C1 प्लस C2, ये पूरा C1 है, C2 है, इसको ऐड करा, x प्लस a करा, ये हो गया y प्लस b हो गया, ये z प्लस c हो गया, ये a b c, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका C1 और C3 सेम हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि therefore C1 and C3 are identical। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? देन डिटर्मिनेंट A इक्वल टू कितना हो गया? 0। मतलब आपका जो फाइनल आंसर कितना यूज हो गया? 0 यूज हो गया। ये याद रखना। इसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ से हम चाहे तो दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, पर हमने देखा कि x प्लस ए हो रहा है, यहाँ से भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस ए ही होगा।
तो ये वाला हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छोटे छोटे से अच्छे से याद रखने वाली चीज है, खूब बड़े बड़े सम नहीं है आपके इसमें। ये भी बाद में आएंगे बड़े सम जो 4 या 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये फर्स्ट तो आप देख ही लिया है कि 0 हो गया, जितना हो सके आइडेंटिकल करो। या इसमें हम ये बता सकते हैं कि पूरी रो या पूरे कॉलम को हम 0 लेना तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आ जाएगी। ये अच्छे से याद रखना है आपको। अब सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट देखो। इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी हमने एज्यूम कर लिया, लेट ए इक्वल टू हमारी वैल्यू है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी इक्वल टू आपको क्या करना है, 0 प्रूव करना है। यदि आपको ये 0 प्रूव करना है तो भी आप इसमें देखिए क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि आपकी 0 आ जाए। अब आप सबसे पहले देखो सब में माइनस माइनस की कैटेगरी है तो आप प्लस के थ्रू पे लगाओगे। जैसे हमने लगाया R1 में चेंज करा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एक साथ लगा दी इसमें। अब इसमें वैल्यू देखो कैसे अरेंज होगी, ये देखना। हमने चेंज किसमें करा है, R1 में चेंज किया है तो a माइनस बी लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रही हूं मैं, इसको ऐड करूंगी b माइनस सी, फिर इसको ऐड करूंगी तो c माइनस ए हो गया। ठीक है, अब इसको देखो वैल्यू में b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। अब इसमें देखो c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी की कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी। ये आ गया c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। अभी भी बता रही हूँ जिसमें चेंज करना रहता है उसी में लिखना है, बाकी एज इट इज इसको उतारना है। अब देखो ये b से b कैंसल, c से c कैंसल, a से a कैंसल, 0 हो गया पूरा फॉर्म। c से c, a से a, b से b, c से c, a से a, b से b। ठीक है, अब मैं इसको वहां लिख रही हूँ, देख लीजिए वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 0। अब फॉर्म कितना बचा है, b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। मैंने आपको बता दिया था कि यदि पूरी रो या कॉलम 0 होता है तो देन डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपका आंसर इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, ये लिख सकते हैं या R1 करके, या एनी रोज आर कॉलम्स आर 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। या इसमें अपना तो R1 आया है तो हम क्या लिखेंगे, R1 इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। आप चाहे जो भी कैटेगरी लिखो पर तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में भी हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट a इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब इसमें हम क्या करें कि हमारा फॉर्म 0 के या जो प्रॉपर्टी हम 2 बताइए उसी के अंदर इंक्लूड हो जाए। अब देखिए हम इसमें सोच सकते हैं कि यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई करें तो कोई फायदा नहीं रहेगा। यदि मैंने 7 में 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है। 63 प्लस 2 कितना हो गया, ये देखो 63 प्लस 2 होता है 65। ओके, अब मैंने इधर देखा 9 8 जा कितना होता है, 72। तो 72 प्लस 3 कितना होता है, 75 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है। 81 प्लस 5 कितना होता है, 86। आ जाएगी ना सेम फॉर्म, ये सोचना है हमें। तो C1 में चेंज करा, C1 प्लस 9C2 लगा दी प्रॉपर्टी। अब इसको लगाते से ही फॉर्म में देखो क्या वैल्यू आ गई, C1 है तो 2 प्लस 63 लिख दिया क्योंकि हमने अभी सॉल्व करके आपको बता ही दिया है। 3 प्लस 72 लिख दिया, 5 प्लस 81 लिख दिया, ये 7 8 ये 9 हो गया, ये 65 हो गया, ये 75 हो गया, ये 86 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 65 75 86 7 8 9 65 75 86। तो हम क्या लिख सकते हैं, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया है कि आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0।
ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया है। अच्छे से इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा तो ढंग से देखना ही पड़ेगा। पहले ये है कि प्रॉपर्टी क्या लगा है, फिर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्व करने की तो इसमें जो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन है इसमें तो सॉल्व करने की प्रोसेस ही नहीं है। इसमें ओनली फॉर आपको क्या करा है, विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको एक्सपैंड करना ही नहीं है, बिगर एक्सपेंड से ही इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब इसी टाइप से मैं क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ ले ली। फोर्थ का पार्ट भी 0 ही प्रूव करने का है। इसमें एज्यूम किया लेट ए इक्वल टू, इसको भी ए एज्यूम करा है 1 1 1, बी सी सी ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। ठीक है, इसमें भी 0 ही करना है, तो आपको इसमें भी सॉल्व करते वक्त हमने लिखा 1 बी सी। अब इसका ए का मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी प्लस ए सी या सी ए, बात वही है, 1 सी ए बी सी प्लस ए बी, फिर 1 ए बी सी ए प्लस बी सी। ठीक है, अब इसमें देखो, अच्छे से देख लेना कि यहाँ ए बी और सी ए आ रहा है। यदि मैं बी सी को ऐड करती हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, इसमें सी ए को ऐड करूंगी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा, इसमें ऐड करूंगी तो ये तीनों जो फॉर्म है वो क्या आते हैं, इक्वल की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मैं C3 में चेंज कर रही हूँ, C3 प्लस C2 लगाया मैंने, तो फॉर्म कितना आ गया, 1 1 1 एज इट इज आ गया, बी सी सी ए, ये ए बी आ गया, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। देख लेना ये फॉर्म कितना हो गया है, ये ए बी हो गया, ये प्लस बी सी हो गया, ये प्लस सी ए हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड करा इसके साथ तो ए बी हो गया, ये लिख दिया बी सी और सी ए, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई भी आपको फॉर्म में नुकसान नहीं होना है, लिख सकते हैं हम आगे पीछे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये पूरा फॉर्म इक्वल है, जबकि ये 1 1 है, अभी इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हम इसमें एक चीज और लगा सकते हैं। हमने क्या करा है, टैकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, किसमें करा है, हमने क्या कॉमन लिखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टेकिंग कौन सा कॉमन लिया है, ए बी बी सी सी ए, कॉमन फ्रॉम C3, किसके 3 लिया है हमने, C3 के 3 ले रखा है, कॉमन निकाला है तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कॉमन निकल गया। डिटर्मिनेंट के अंदर बचा है 1 1 1, ये बचा है बी सी सी ए, ये बचा ए बी, ये 1 1 1। ठीक है, अभी तक आपको कोई चीज कॉमन नहीं निकालनी पड़ी, पर इसमें कॉमन निकालना पड़ा। हो सकता है आगे कई क्वेश्चनों में हमें बहुत चीजें कॉमन निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये कौन सा फॉर्म हो गया, आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल का मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये 0 है तो हम यदि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 होगा। ये छोटे छोटे सम थे जो मैंने आज आपको प्रॉपर्टी के साथ बताए, क्योंकि आप इजीली इन चीजों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कौन सी है, आपके पास ओनली फॉर 2 प्रॉपर्टी का इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग में यूज हुआ है, एक तो आइडेंटिकल की प्रॉपर्टी ज्यादा यूज हुई है, और एक क्वेश्चन में आपके पास पूरा रो क्या आ गया, 0 आ गया, जिससे भी आप क्या हो सकते हैं, पूरा डिटर्मिनेंट 0 यूज कर सकते हैं। अब कल की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इसके आगे की क्वेश्चन, जहां पर हम प्रॉपर्टी तो यूज करेंगे पर उसके साथ हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग का फॉर्म भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 3 into 3 ऑर्डर में मैंने एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 4.1 के, वो इसमें भी आपके आगे वाले फॉर्म में यूज होंगे, जो कितने नंबर के आ सकते हैं, या तो 4 मार्क्स में आ सकते हैं या आपके क्या आ सकते हैं, 6 मार्क्स में आ सकते हैं।